बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रैंड एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज की इस चर्चा को भारतीय संस्कृति के पुरातन वेद अथर्ववेद के एक श्लोक के हिंदी अनुवाद से प्रारंभ करना चाहता हूँ। यह मानव जाति को संदेश देती है कि हे भूमि माता, तुम दिव्य गौ की भांति हमें बिना किसी रुकावट के सहस्त्र गुणा समृद्धि दो, किंतु ऐसा हमारे कार्यों को बुरे प्रभावों से बचाते हुए करना। महोदय, हमारी सरकार का भी यही लक्ष्य है, देश को समृद्ध बनाना, किंतु साथ ही अपनी भूमि माता एवं पर्यावरण को पूर्ण रूप से रक्षा करना। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या गरीबों की हमारे भारतवर्ष में है और पर्यावरणविदों में हमेशा इस बात का विवाद रहता है कि गरीबी के चलते पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान होता है या पर्यावरण के ह्रास के चलते ज़्यादा गरीबी होती है। लेकिन एक बात सभी वैज्ञानिकों में निश्चित है कि पर्यावरण और गरीबी का एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है और इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसीलिए हमारी सरकार ने यूपीए सरकार के उलट पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से गरीबी को दूर करना और गरीबी दूर कर पर्यावरण को संरक्षण करने का जो इस बजट में काम किया है, वह मैं सांसद के ही नाते नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के नाते भी उन्हें बहुत बहुत नमन और साधुवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ विरोधी दल इस मामले को जरूर उठाएंगे कि पिछले वर्ष इस वन एवं पर्यावरण का आवंटन 2430 करोड़ रुपए था, जबकि इस महीने के 8 महीने के मुकाबले के बजट में 2043 करोड़ रुपए रखा गया। पर जब हम इस पूरे बजट को देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसको पर्यावरण एवं वन संरक्षण के साथ इंटीग्रेट करके नहीं रखा गया है। और जब यह पूरा बजट हम देखेंगे तो यह 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। उदाहरण के तौर पे मैं अपने माननीय वित्त मंत्री जी का 10 जुलाई का बजटीय भाषण की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बीच के संबंध को बहुत ही अच्छे से समन्वित किया है और इन्होंने एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को केवल एक शोपीस के माध्यम से अपने बजट में प्रस्तुत नहीं किया है। और इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 स्मार्ट सिटी की योजना दी है। जिस तरह से हमारे शहर बेतरतीब ढंग से बढ़ रहे हैं उससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक पर्यावरण इकोलॉजिकली फ्रेंडली सिटीज़ बनेंगे। और इस पर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 7,060 करोड़ रुपए का शुरुआती तौर पे बजट आवंटित किया है उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह महोदय, पर्यावरण संरक्षण और विकास को प्रत्येक जनता के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर को टोटल सैनिटेशन के तहत कवर कर लिया जाएगा। मैं चंपारण से सांसद हूँ जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है और महात्मा गांधी के 150वें जन्म तिथि पर इस तरह का स्वच्छ भारत का संकल्प से बड़ा संकल्प उनके श्रद्धांजलि के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। महोदय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो शुरुआत की गई है, यह भी हमारे प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक संरक्षण में सहायता देगा। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो शुरू की गई है, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे केवल बिजली ही नहीं मिलेगी बल्कि बहुत मूल्यवान डीजल और केरोसिन ऑयल की बचत भी ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा हो पाएगी। महोदय, अभी तक गंगा की सफाई को मात्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन रखा जाता था और इसीलिए पिछली यूपीए की सरकार ने यंत्र के माध्यम से कचरे को साफ करने का गंगा का प्रयास किया। लेकिन यूपीए सरकार ने यांत्रिक उपाय किए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए, पर गंगा की आत्मा को ध्यान नहीं दिया और इसीलिए वह सफल भी नहीं हो सकी। आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने इस सोच को परिवर्तन करते हुए गंगा की आत्मा को जीवित करने का भार उठाया है और इसे जल संसाधन मंत्रालय को दिया है, क्योंकि जल संसाधनों को एक साथ रखने से ही गंगा की आत्मा जीवित हो सकती है। अगर मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसको अगर प्योर साइंस के टर्म में भी कहा जाए तो केवल गंगा रिवर की सफाई करने से नहीं बल्कि
पूरे रिवर सिस्टम की सफाई करने से ही गंगा की सफाई संभव है और इसमें 2000 करोड़ से ज़्यादा का राशि जो इन्होंने आवंटित किया है उसके वो भी मैं सही माने में प्रकृति की वंदना मानता हूँ। उसी तरह से वनों और आदिवासियों के बीच अनुनाशय संबंध है। यह सर्वविदित है कि अगर आदिवासी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा। मैं इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उसने वन बंधु कल्याण योजना नाम की जो नई योजना चालू की है और उसमें 100 करोड़ का जो आवंटन दिया है, यह वन संरक्षण विशेषज्ञों की ओर से सरकार सचमुच में बधाई की पात्र है। उसी तरह गाँव में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इससे जो वनों में चीज़ें उपजती हैं उनसे छोटे छोटे उद्योग धंधे गांव के लोग लगा सकते हैं और अपना भी खर्च चला सकते हैं। उसी तरह वाटरशेड प्रोग्राम में इस सरकार ने 2142 करोड़ रुपए निरांचल के माध्यम से दिया है। यह वाटरशेड प्रोग्राम ग्रामीणों को वन में अधिक से अधिक वन लगाने के लिए भी प्रेरित करेगा। अभी एयर पोल्यूशन के बारे में माननीय एंटनी जी ने उठाया था। यह सर्वविदित है कि आज पूरे विश्व में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। हम यह भी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कोल बेस्ड प्लांट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा करता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, 1 लाख सोलर पंप गरीबों को देना, सोलर और विंड एनर्जी में कंपोनेंट में टैक्स की छूट देना, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो शहर जैसी योजनाएं जिनसे सैकड़ों क्यूबिक मीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही हमारा कोल और पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल भी कम होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलने का भी काम होगा। सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। यह हमारे देश को आपसी सामंजस्य, सार्वभौम वृद्धि और सतत विकास की ओर ले जाने वाला सबसे ठोस कदम होगा। विभिन्न आर्थिक समुदायों में सामंजस्य उठाने के लिए, बनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को और योगदान बढ़ाने को कहा है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्लम डेवलपमेंट को भी CSR एक्टिविटी में शामिल करके पर्यावरण और शहरों के पर्यावरण को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है। हमारी सरकार ने जलवायु परिवर्तन को एक रियलिटी मानते हुए इसका सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है और नेशनल एडॉप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज और नेशनल सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज़ के लिए जो उन्होंने फंड दिया है, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और इन फंड के माध्यम से हमारा देश विश्व स्तर पर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन में लीडरशिप पोजीशन दिलाने की भूमिका में बहुत बड़ा यह कदम सहायक होगा। अध्यक्ष महोदय, रेलवे से लेकर रक्षा तक कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से फंड अलॉट नहीं हुआ हो। लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले यूपीए सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस का भी एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का कार्यकाल पिछले वर्ष सितंबर में ही खत्म हो गया था। इसको रिकॉन्स्टिट्यूट सितंबर से नहीं किया गया और इसके चलते 120 प्रोजेक्ट 1 वर्ष से भी ज़्यादा लटके हुए हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के बगल में नोएडा है। कितनी सारी बिल्डिंग्स बन गई उस इलाके में, अब आम जनता के सारे पैसे उसमें डूब रहे हैं क्योंकि वो बिल्डिंग्स अब बन नहीं सकते क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा हो चुका है। लेकिन हमारी सरकार ने 100 दिनों के भीतर का एजेंडा में इसको ला करके यह बता दिया कि पर्यावरण हमारी प्राथमिकता है। मैं अपने माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का भी बेहद आभारी हूँ कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी मजदूरी के प्रस्ताव को ऑनलाइन कर दिया है और इस ऑनलाइन दाखिला करने से एक ऐसी व्यवस्था में पारदर्शिता लाई गई है जिससे कि उद्यमियों को आज से पहले जो वर्षों से विपरीत गैर सरकारी टैक्स, जो बहुत फेमस टैक्स हुआ करता था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में, उससे भी उनको उद्यमियों को मुक्ति मिल जाएगी। मैं डिमांड फॉर ग्रांट्स का और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक ट्वीट के साथ समाप्त करता हूं। आई कोट, आइए हम ट्रस्टी के रूप में काम करें जहां वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते वक्त आगामी पीढ़ियों की खुशियां भी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।